Hello everybody and welcome back to my channel Economics Plus. My name is Anushka Soni and I'll be taking a second lecture on the topic Introduction of Microeconomics. Last class पे हमने पढ़ा था कि economics क्या होती है, what is the essence of economics, कि हम resources को कैसे allocate करते हैं, what factors हम उनको allocate करते हैं, choice of selection क्या होती है, right, उनके constraints क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, एंड द मेन 2 पॉइंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट. To start with the chapter, but before we start the chapter, just want to tell you guys, just stay safe. इंडिया में कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है. जस्ट गेट वैक्सीनेटेड एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो the first is what is positive and what is normative economics. Okay, point to be noticed कि अगर हमें ये क्वेश्चन आएगा तो इनका बेसिकली डिफरेंस आएगा. इसके बाद इसी स्लाइड्स में मैं आपको डिफरेंस पूरा एक टेबल के थ्रू समझा दूंगी क्या होता है क्या नहीं, राइट. दिस इज फॉर द थियोरेटिकल पार्ट. ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपके पॉइंट्स रखे हुए हैं. सो अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ. ये उन चीज़ों से, ये एक ऐसी स्टडी होती है जो कि एक्चुअल में चीज़ें चल रही हैं, एक्चुअली में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कैसे वो सॉल्व होती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो बताता है. इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर. ये अजम्पशंस पे या एथिक्स पे नहीं चलता है. जैसे थिंग्स अभी चल रही हैं, जैसी चीज़ें अभी चल रही हैं इकोनॉमिक्स में, अभी इकोनॉमी में, ये उससे डील करती हैं. इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व. For example, India is an overpopulated country. ये हमें पता है. हम based on facts हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं. हम किसी भी assumptions पे या ethical judgments पे, इन सब चीज़ों पे नहीं पास करते हैं. हमारा बेसिकली मोटिव होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो मोटिव होता है, उन स्टडीज, उन फैक्ट्स पे स्टडी करना जो कि एक्चुअल में है, and not on the basis of the assumptions, right. It is neutral between ends. जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें वैल्यू जजमेंट्स, मतलब ये एथिकल या नॉर्म्स के ऊपर नहीं चलता है, ये सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के ऊपर चलता है. जैसे हमें पता है कि सेल ऑफ सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो आपके पैकेट में लिखा रहेगा, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उस पर नहीं वर्क करता है कि उस पर क्या एक्शंस लेने चाहिए या ऐसे क्या लॉज होने चाहिए जिसकी वजह से सिगरेट्स बैन हो जाए. वो हमारा वैल्यू जजमेंट हो जाएगा, वो हमारा पर्सनल जजमेंट हो जाएगा, राइट. इसमें एथिकल वैल्यू जजमेंट्स नहीं आते हैं. इसमें हम लोग यही बोलते हैं कि न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, दैट इज इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स. फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक थ्योरी ये डिस्क्राइब करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट वो कभी भी ऐसा लॉ या फिर ऐसा कोई जजमेंट या ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन कभी पास नहीं करेगी, या क्या हमें पॉलिसी ऑट टू बी फॉलोड कि हमें सिगरेट्स अवॉइड करनी चाहिए. हमें कभी भी इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स कभी भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं आएगी, राइट. ओके. ऑल्सो कभी भी स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज मत होना. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एकदम अलग है और स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ एकदम अलग है. मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ. देर आर 2 people, ए एंड बी. ए ने बोला कि इंडिया इज द मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, और बी ने बोला कि चाइना इज द मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं. हम ये नहीं बोलेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं है, बट हमारा कंक्लूजन, हमारा रिजल्ट कि ए इज रॉन्ग या राइट और बी इज रॉन्ग या राइट किस पे होगा, एक्चुअल डेटा पे. हम हवा में बातें नहीं करेंगे. हमारे पास जो एक्चुअल डेटा होगा उसी के हिसाब से पता चलेगा कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, राइट. इसमें बी राइट है बिकॉज चाइना इज द मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तो बेसिकली हमने किस चीज पे हम तक कंक्लूजन दिया है, हमने पूरा कंक्लूजन दिया है फैक्ट्स पे, डेटा पे, जो हमारे पास अवेलेबल होता है इकोनॉमी में. ठीक है, राइट. So, on the other hand, normative economics हमें बताती है what ought to be, क्या होना चाहिए, और deals with how the economic problem should be solved. Basically assumptions पे चलता है. हम सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसी solve होनी चाहिए. ये चीज़ अगर है, desirable चीज़ें होती हैं, desirable situations होती है कि अगर ये है तो ये ऐसे solve होना चाहिए, अगर वो ये है तो ये ऐसे solve होना चाहिए. ये facts पे काम नहीं करता, ये assumptions पे काम करता है, right. तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक फैक्ट पे काम करता है और नॉर्मेटिव फैक्ट पे काम
नहीं करता है। सो ओके, नेक्स्ट स्लाइड में गाइज मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूंगी क्योंकि आगे टेबल्स आएंगे तो आपको देखने में इजी होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो टेबल अच्छे से ध्यान से देखें, मैं उसको डिस्क्राइब करूंगी ऑडियो में, राइट। सो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, अब इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं जो मैंने आपको बता दिया है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। अब आप पूछोगे कि हमने तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव साइंस किस पे काम करता है, फैक्ट्स पे, रियल फैक्ट्स पे और डेटा पे। हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल डेटा से चीजें, तभी अपना कंक्लूजन बताते हैं। सो पॉजिटिव साइंस में हमारे पास तीन चीज होती हैं, जो कि है, जो कि था और जो कि होगा। ये तीनों चीजें बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड नॉर्मेटिव में क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, हमें उसका क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए, एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था। बेसिकली ये किस पे काम करता है, असम्पशंस पे काम करता है। अब एक एग्जांपल पे ले लो नॉर्मेटिव का, कि इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस शुड नॉट राइज। ये यहाँ पे शुड आ जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, कि ये होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव में आ जाता है जब हम असम्पशंस पे काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा एक डिफ्रेंशिएट करेंगे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आप ये टेबल बना के आ सकते हो, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स। इस पे हमारा बेसिस है, मीनिंग मैंने आपको बताया, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, जो कि एक्चुअली सॉल्व की जाती हैं, और नॉर्मेटिव में कैसे की जा सकती हैं, कैसे होनी चाहिए, शुड बी सॉल्व, राइट। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल डेटा से। नॉर्मेटिव में असम्पशंस पे चलते हैं तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। इसका पर्पस क्या होता है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड नॉर्मेटिव में इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। फोर्थ बेसिस होता है सजेस्टिव, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड thus not suggestive. Normative, it is based upon individual opinions and therefore it is suggestive in nature. Okay, next basis is value judgments. It does not give any value judgment, जैसे मैंने आपको बताया था, it is neutral between ends, and normative में it gives value judgments. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, जो कि हमारे पास एक्चुअल डेटा है कि एक्चुअली राइज हो रहा है प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी, तो ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ही एग्जाम्पल आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, ऑब्वियसली कि रिचर गेट्स रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो हमारा ये एग्जाम्पल है कि हमें हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा इनकम आती है, कहीं कहीं पे बहुत कम इनकम आती है, राइट, इनइक्वालिटीज तो है। नॉर्मेटिव में इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, जहाँ पे शुड आ गया कि इंडिया को ये स्टेप्स लेने चाहिए, राइट। ये अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक्चुअल डेटा नहीं है कि ये कब होगा, क्या होगा। एंड द सेकंड एग्जांपल इज इंडिया इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, इनकम की इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए, राइट। ये हमारा कोई फैक्ट्स पे काम नहीं था, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस पे काम था, इसलिए हमने ये नॉर्मेटिव में एग्जाम्पल लिया। सो अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी में काफी इंडिविजुअल्स, जैसे हम, छोटी छोटी फर्म्स एंड इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं इकोनॉमी में, राइट। तो उनकी जो इकोनॉमिक बिहेवियर की जो एनालिसिस होती है, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम जिनसे डील करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी से डील करता है। इसके बारे में हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स जस्ट रीड इट आउट, जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं। It deals with analysis of behavior and economic actions of small and individual units of the economy, like a particular consumer, a firm, or a small group of individual units. Microeconomics यही होती है, micro, which is small. तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स हैं, जो जिनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, या छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो हम जिनसे डील करते हैं, डील्स विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर जिनके साथ डील होता है, उस पूरी स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं।
राइट। माइक्रो में जो आई आपने देखा है, इट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स, दैट इज स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एंड ऑन द अदर हैंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, इट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, राइट, इंडिविजुअल्स के साथ, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स या कंज्यूमर्स के साथ डील करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी के साथ डील करता है। हेयर ए, अब मैक्रो में क्या आता है, ए विच स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है सबका समेशन, सबका एग्रीगेट, दैट इज इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, राइट। So guys, I am switching off my camera again so that you can see this table, क्योंकि ये table बहुत ज़्यादा important है, right? So the first is meaning. Microeconomics is that part of economic theory. ये आपको पता है कि दोनों economic theory के parts हैं, right? हम economics पढ़ रहे हैं, तो it is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy, जैसे मैंने आपको बताया. On the other hand, macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole, जो पूरी economy की problem से deal करता है, right? I'm so sorry. Second one is tools. इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो टूल्स होते हैं, विच इज डिमांड एंड सप्लाई, जिसको आगे हम और ब्रॉडली पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो चीजें आती है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिमांड एंड सप्लाई होती है वो इंडिविजुअल यूनिट्स या फिर कंज्यूमर्स या स्मॉल यूनिट्स की होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। ये चीजें हम ब्रॉडली पढ़ेंगे। अभी तक आपको सिर्फ थियोरेटिकल ये जाननी है, बस आपको बेसिक्स जानने हैं इस चैप्टर में। ये चल के आगे काफी ज्यादा ब्रॉडली आपको डिफाइन की जाएंगे, एक्सप्लेन की जाएंगे। फिर आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव, इट एम्स टू डिटरमिन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी क्या होता है, सामान, जिस प्राइस पे हम सामान लेते हैं वो होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स में इट एम्स टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, कि कितनी इनकम है और कितनी एम्प्लॉयमेंट है, हम उन दोनों का लेवल कंपेयर करते हैं इकोनॉमी में। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ही होता है। ये चीजें भी आपको आगे ग्राफिकली अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ाई जाएंगी, सो डोंट वरी। Degree of aggregation, it involves limited degree of aggregation, for example market demand. Microeconomics में market demand derive होती है, वो कैसे होती है, जितनी भी हमारी individual demand होती है buyers की, हम उन सबको ऐड कर देते हैं ग्राफिकली, उससे हमारा मार्केट डिमांड निकलता है। वो भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, सो डू नॉट वरी। मैक्रोइकोनॉमिक्स, it involves the highest degree of aggregation, for example aggregate demand is derived for the entire economy, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट डिमांड डिराइव होती है इंडिविजुअल डिमांड्स को एग्रीगेट प्लस करके, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड कैसे डिराइव होती है, फॉर द इंटायर इकोनॉमी की, ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। बेसिक अजम्पशंस पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये हम अजम्पशंस लेके चलते हैं कि मैक्रो वेरिएबल सारे कांस्टेंट हैं, जैसे नेशनल इनकम, कंजम्पशन लेवल, सेविंग्स, ये सारे कांस्टेंट हैं। मैक्रो में हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं कि सारे माइक्रो वेरिएबल्स जैसे डिसीजंस ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ये सारे कांस्टेंट हैं। माइक्रो में हम देखते हैं मैक्रो सारे कांस्टेंट है, मैक्रो में अजम्पशन कर लेते हैं कि माइक्रो के सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। हम माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं किसके, कमोडिटी के, और जिससे कंज्यूमर को फर्क पड़ता है। इसके एग्जांपल्स हैं इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एग्जांपल्स आर नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। So guys, I hope you like this video, you like this class. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं। 3 प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। नेक्स्ट में हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे कि पीपीसी कर्व क्या होता है, उनकी शिफ्ट्स क्या होती है, उनकी मूवमेंट्स क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, सब हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।